नमस्कार दोस्तों, यूनिट 4 का आपको मैं सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मूल्यांकन की युक्तियाँ। तो मूल्यांकन की युक्तियाँ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, लिखित और मौखिक। तो लिखित में हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक तो डिस्क्रिप्टिव टाइप और एक होती है ऑब्जेक्टिव टाइप। तो डिस्क्रिप्टिव टाइप जिसको हम बोलते हैं निबंधात्मक परीक्षाएँ, मतलब वर्णनात्मक परीक्षाएं, जिस परीक्षा में हम क्या करते हैं, किसी चीज़ का वर्णन करते हैं, उसकी व्याख्या अच्छे प्रकार से करते हैं, बड़े बड़े प्रश्नों का प्रयोग करते हैं, तो वो निबंधात्मक परीक्षाएं कहलाती हैं। तो निबंधात्मक परीक्षाएं कौन सी होती हैं? किसी चीज़ का हम व्याख्या बढ़ चढ़कर करते हैं, तो वो निबंधात्मक परीक्षाएं कहलाती हैं। तो ये हमारे परीक्षा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है, परंतु इसका जो नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा से आप क्या समझते हैं? वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं क्या होती हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं, उसको हम किस प्रकार से तैयार करते हैं, उसका वर्णन करें। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसके बारे में आपको मैं अब अच्छे प्रकार से बताता हूँ। हाँ भाई, वस्तुनिष्ठ परीक्षा कौन सी होती है? भी हमने देखे कि ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा वे होती हैं जिसमें हम प्रश्नों को उत्तर एक या दो शब्दों में, हाँ या नहीं, या एक या दो शब्दों में इनका आंसर देना होता है। मिलान चिन्ह वाले समझो या खालिस्तान पूर्ति वाले समझो, या फिर जिनको हाँ या ना में आंसर देना हो, या एक या दो शब्दों में आंसर देना हो। तो इस प्रकार की जो परीक्षाएं होती हैं वे हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। तो इन परीक्षाओं के लिए हमें क्या, किसी विषय का गहन ज्ञान होना जरूरी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, विषय का गहन ज्ञान, मतलब उसको डीपली अध्ययन करना पड़ता है, तभी हम इस प्रकार का आंसर दे पाएंगे। नहीं तो अगर तुक्का मारेंगे तो कुछ गलत भी हो जाएंगे, कुछ ठीक भी हो जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए हमें अच्छी प्रकार से पढ़ना होता है। जैसे डगलस हेलेंड इसके बारे में वस्तुनिष्ठ परीक्षा को होती है सापेक्ष रूप से आत्मनिष्ठ तत्व से प्रभावित हुए बिना अंक ग्रेड प्रदान करना। तो मतलब क्या है, इसमें आत्मनिष्ठ तत्वों से प्रभावित हुए बिना। आत्मनिष्ठ तत्व कौन से होते हैं? जो इंटरेक्टेड, जो उनसे संबंधित होते हैं, जो रिलेटेड होते हैं, उन तत्वों से प्रभावित हुए बिना हमें इनको ग्रेड प्रदान किए जाते हैं। तो इनमें कौन कौन सी प्रकार की परीक्षा होती हैं, तो उनके प्रकार के अंतर्गत इनको बताया गया है। तो इसमें नंबर 1 बताया गया अभी पुनः स्मरण प्रश्न। पुनः स्मरण कौन सा होता है? रिकॉल, जिन्हें दोबारा याद करने वाले प्रश्न होते हैं उन्हें पुनः स्मरण प्रश्न कहते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं जिनको हम बार बार दोहराते हैं, जिनको बार बार याद करने के लिए जिन प्रश्नों को प्रयोग करते हैं वो पुनः स्मरण प्रश्न होते हैं। और नंबर 2 आता है पुनः पहचानात्मक प्रश्न, मतलब बार रिकॉग्नाइज टाइप क्वेश्चन, जिनको बार बार पहचान करने के लिए जिन प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है तो पुनः पहचान। तो इसमें कौन कौन से थे? पुनः समर्थात्मक प्रश्न, तो इसमें आते भी सरल और वाक्य पूर्ति वाले प्रश्न। और पुनः से पहचाने तो प्रश्न तो उसको बताइए वर्गीकरण प्रश्न, सत्य प्रश्न, ट्रू फॉल्स वाले हो गए, मल्टी चॉइस वाले हो गए, या मैचिंग वाले हो गए, मल्टीपल चॉइस या कंपटीशन टाइप क्वेश्चन इसके अंतर्गत हो गए। तो अब इसमें हम विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न दे रखे हैं उनका वर्णन कहते हैं। तो नंबर 1 सिंपल रिकॉल टाइप प्रश्न। सिंपल जो रिकॉल प्रश्न कौन से होते हैं? जो मतलब बहुत आसान होते हैं, जिनको हम बार बार स्मरण करते हैं, बार बार स्मरण शक्ति उसको देखकर हमें दोबारा से आसानी से ज्ञात हो जाते हैं, जिनका उत्तर प्रश्न अपने स्मरण शक्ति से आसानी से दे सकते हैं, जिनकी लंबाई बहुत छोटी। जैसे पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई, तो ये बार बार रिकॉल वाला भी, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई, भारत कब स्वतंत्र हुआ, उसी प्रकार से भांगड़ा बांध किस राज्य में है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो ये हमारे रिकॉल प्रश्न है। पानीपत की तीसरी लड़ाई में 1761 में, भारत कब स्वतंत्र 1947 में, भांगड़ा बांध किस राज्य में बना है, पंजाब में, और भारत के वर्तमान मंत्री श्री मनोहर लाल, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद इसमें नेक्स्ट आते भी वाक्य पूर्ति प्रश्न। वाक्य पूर्ति प्रश्न कौन से होते हैं? जिनको हम क्या होते हैं खालिस्तान पूर्ति प्रश्न। कुछ प्रश्न होते हैं उनमें वाक्य छोड़ दिए जाते हैं और वाक्य आपको पूरे करने होते हैं, तो वो वाक्य पूर्ति प्रश्न कहलाते हैं। जैसे कहनावा का युद्ध तथा के मध्य हुआ, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ईस्वी में हुआ, उड़ीसा में इस्पात का कारखाना खालिस्तान नगर में है, भारत में सबसे अधिक वर्षा खालिस्तान में होती है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वे खालिस्तान वाले होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? वाक्य पूर्ति प्रश्न कहते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न वो होते हैं। नेक्स्ट आते हैं भी वर्गीकृत प्रश्न।
क्लासिफाइड पर्सन के किसी समूह में दिए होते हैं तो उनको आपस में शब्दों को छांटना होता है, उनमें सामने प्रकोष्ठ लिखा होता है तो उनमें आपको छांटना होता है। इन पर्सन में किसी एक वर्ग विशेष की वस्तु होती हैं तो वो तो ठीक है, परंतु जो वर्ग विशेष से अलग होती हैं तो उनको इसमें छांटना होता है या उनको चित्रों के रूप में लिखना होता है, तो उन सब चीज़ों को हमें पहचान जाते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल भांकड़ा, हीरा कुंड, पूना, तुंगभद्रा, कोसी, ये सब क्या चीज़ें हैं, तो इसमें ब्रैकेट में लिखना होगा ये सब किस प्रकार के हैं, जिनका वर्गीकरण किसी भी नदियों के प्रकार या फिर बांध के प्रकार के अंतर्गत है। भिलाई, कश्मीर, दुर्गपुर, राउरकेला, ये क्या चीज़ अभी आपके स्थान के बारे में बताती हैं तो इनको वर्गीकृत कर सकते हैं, स्थान है। रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, गीता, ये सब हमारे क्या भी किताब हमारे ग्रंथ है, ग्रंथों के बारे में इसका वर्णन हम इसमें बता सकते हैं। उसके बाद सोना, चाय, तांबा, लोहा, चांदी, बिचाई इसमें सबसे अलग, और बाकी सारे मतलब हमारे धातु और चाय हमारे पेय पदार्थ है। रामायण, महाभारत, शास्त्र, गीता, विचार शास्त्र हमारी क्या की एक किताब है और बाकी हमारे सब होली किताब है। इसी प्रकार इसमें बता। उसके बाद भी सत्यापन वाले पर्सन, सत्य असत्य, ट्रू फॉल्स वाले पर्सन। ट्रू फॉल्स वाले पर्सन कौन से होते हैं? विवे पर्सन होते हैं, कोई सत्य होते हैं कोई असत्य, जिनके लिए हमने ट्रू फॉल्स के निशान लगाने होते हैं तो वो ट्रू फॉल्स वाले पर्सन होते हैं। जैसे कौन से पर्सन हो गए? जहांगीर बाबर का पुत्र था, चंडीगढ़ पंजाब तथा हरियाणा की राजधानी है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। यह गलत है या सही? भारत में सबसे अधिक चाय हरियाणा में होती है। तो इस प्रकार के भी जो पर्सन होते हैं ये ट्रू फॉल्स वाले पर्सन, इनके अनुसार हमें हाँ या नहीं में लिखने होते हैं, ये ट्रू फॉल्स वाले आ जाते हैं। उसके बाद इसमें आते भी बहुविकल्प पर्सन। बहुविकल्प पर्सन कौन से होते हैं? पर्सन जिनके सामने एक पर्सन होता है और उनके आंसर अनेक 3 या 4 उसके विकल्प दिए होते हैं। जैसे आजकल जो कंपटीशन एग्जाम में बहुविकल्प प्रश्नों का ही प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। जैसे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, इसमें आंसर दे दी भारत के सभी मतदाता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से होता है, केवल लोकसभा के सदस्य द्वारा होता है, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा होता है, भारत का प्रधानमंत्री करता है। तो इनमें से जो भी हमारा आंसर होता है उन प्रकार से इसका आंसर दिया जाता है। नेक्स्ट जैसे इसमें दे दे भी समरूप पर्सन। समरूप पर्सन कौन सा? मैचिंग पर्सन जिनको बोलते हैं। भाई कुछ पर्सन दिए होते हैं, सामने उनके उससे संबंधित कुछ चीज़ें दी होती हैं, तो जिससे जो रिलेटेड चीज़ होती है उनका आपस में मैच किया जाता है। तो मैचिंग से संबंधित वाले पर्सन कौन से होते हैं? समरूप पर्सन कहलाते हैं। जैसे भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, साथ में इनकी राजधानी भी बेंगलोर, हैदराबाद, लखनऊ, भोपाल, अहमदाबाद, पणजी। तो जो जिस राज्य की राजधानी है उसका हमें आपस में सारा मिलान करना पड़ता है, तो हमारी कौन सी होती है? समरूप पर्सन कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसमें बताया गया भी चुनाव और पूर्ति पर्सन। चुनाव और पूर्ति कौन सा? मल्टीपल चॉइस कॉम्पिटिशन पर्सन। ये कौन सी? इस प्रकार के पर्सन बहुविकल्प पर्सन के योग से बने होते हैं, मतलब आपस में किसी चीज़ के योग से बने हुए होते हैं, जिनका चुनाव भी करना होता है और हमें उनको स्थान पूर्ति भी करनी होती है। जैसे पानीपत की पहली लड़ाई हुई, तो इसमें आपको पता है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, इसमें ये तो खाली स्थान पूर्ति का गया, परंतु इनके चुनाव भी दे दे, इसके मतलब चॉइस भी आपको दे दी भी, जैसे 1627 में, 1857 में, या 1025 में, या 1526 ईस्वी में। जो इसका आंसर होगा आपको उसमें भरना होगा। कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। उसके बाद यदि भी भारत के उपराष्ट्रपति हैं, कौन है भी भारत के उपराष्ट्रपति? इसमें आंसर आप दे देंगे मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद या वेंकैया नायडू। जो भी आपका होगा उसमें लिखना पड़ेगा भारत के उपराष्ट्रपति कौन से हैं? श्री वेंकैया नायडू। तो इस प्रकार के जो पर्सन होते हैं वो चुनाव और पूर्ति प्रदान पर्सन कहलाते हैं। ये तो क्या थे भी हमारे ऑब्जेक्टिव प्रसार के प्रश्न के प्रकार। अब इनके परीक्षाओं के लाभ क्या? इन प्रश्नों की वैधता, इन प्रश्नों की वैधता 100% 99.99 होती है, क्योंकि मैंने बताया कि प्रश्न छोटे होते हैं और आपको सत्य लिखना होता है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की बनावटी चीज़ नहीं लिखी जाती। जो ट्रू फॉल्स होते हैं, जो आपको मतलब अच्छी जो स्टिक आंसर होता है वही लिखना। छात्रों की वर्गीकरण संभव, भी छात्रों का वर्गीकरण संभव कैसे हो सकता है? इन प्रश्नों के माध्यम वर्गीकरण भी कर सकते हैं, कौन होशियार बच्चा है कौन कठिन।
विश्वसनीयता कैसी भी इनकी, विश्वसनीयता इनकी वैलिडिटी रिलायबिलिटी हर बराबर होती है, क्योंकि कहीं भी हो उनका आंसर निश्चित होगा। मूल्यांकन आज यहाँ करो चाहे विदेश में करो, इनका पूरा मूल्यांकन एक जैसा ही होता है। व्यवहारिकता कितने, इसमें किसी भी प्रकार की व्यवहारिकता प्रैक्टिकली नहीं होती। ये सब कुछ के होते हैं प्रश्नों की मतलब रचना करना कठिन है पर उनका प्रयोग करना भी कठिन है। क्यों अभी, क्योंकि इनके आंसर तो बिल्कुल स्टिक होते हैं, तो इनको आप करने के लिए आपको अधिक गहन जानकारी की आवश्यकता होती है। परीक्षा को धोखा देना संभावना कम, क्यों, क्योंकि आप इसमें किसी भी प्रकार के आप तुक्काबाजी नहीं कर सकते, मतलब किसी प्रकार का वर्णन नहीं, आपको जो आंसर आता है ठीक है तो आपको वही लिखना पड़ेगा, ठीक है। असंबंधित कारकों का कोई स्थान, असंबंधित मतलब हैंड राइटिंग किसी प्रकार की जो भी होती हैं, लिखने की गति, धोखा, मतलब आप में इसमें किसी चीज़ का प्रभाव नहीं होता। आपकी राइटिंग गंदी हो अच्छी हो, आपका आंसर ठीक है तो ठीक ही माना जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार के इन चीज़ों का कोई स्थान नहीं होता। और नेक्स्ट इसमें बताया गया है आपका भाषा संबंधी त्रुटियां बाधक नहीं। भाषा संबंधी त्रुटियां बाधक क्यों नहीं इसमें, क्योंकि इसमें आपको एक या दो शब्दों में आंसर देना होता है, लंबे प्रश्न आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो आपको भाषा त्रुटि की आपकी इसमें ध्यान नहीं दी जाती। अच्छे गुणों का विकास कैसे होता है, इसमें रटने की प्रवृत्ति का विकास नहीं, इसको आपको याद करना होता है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस पर्सन जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होती है, आप तभी उनको कर सकते हैं जब आपको विषय की जानकारी अच्छी है, आपने प्रॉपर थिंग से पढ़ाई की है, स्टडी की है, तब आप उनके बारे में बता सकते हैं, अन्यथा उनके बारे में आप नहीं बता पाओगे। उसके बाद बताया भी थकावट कम क्यों, इसमें समय कम लगता है, आपको याद है तो दे पाएंगे, अगर याद नहीं तो आप इनका आंसर नहीं दे पाओगे, इसको आपको लंबा चौड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये इसका बताए थे भी ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा के लाभ हैं। इसके बाद इसके कुछ दोष भी बताए गए हैं। दोष क्या हैं, तो जो मैंने आपको लाभ बताया इनका उल्टा कर दो, इनके दोष हो जाएंगे। जिससे प्रश्नों का निर्माण करना कठिन, निर्माण करना कैसे कठिन, क्योंकि आपको गहराई में जाकर आपको मतलब एक एक पॉइंट में आपको आंसर मिलना चाहिए, तो आप किसी गहराई में जाते हैं तब इनका अध्ययन करते हैं तो आपको कठिन कार्य लगता है। आप डिस्क्रिप्टिव में तो आप उसी तक कोई भी टॉपिक ठाक प्रश्न बन जाता है, इसमें आपको ठीक से अध्ययन करना पड़ेगा। नकल करने की अधिक गुंजाइश, नकल करने की अधिक गुंजाइश कैसे क्यों है, किसी एक विद्यार्थी को आता है तो उसने बताया इसका आंसर भैया आप इशारे के माध्यम से इसको बता सकता है, जिसमें नकल बहुत ज़्यादा होती है। अनुमान में धोखे को प्रोत्साहन कैसे, आपको भी मल्टीपल चॉइस दे दी, भी काफ़ी चॉइस दे दी, तो काफ़ी क्वेश्चन इसमें अनुमान के माध्यम से लगाकर चलते हैं, भी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अनुमान से भी तुक्के लगाने की संभावना ज़्यादा होती है। और नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक दृष्टि अनुचित कैसी है, क्योंकि इसमें आपको मनोवैज्ञानिक परीक्षा नहीं है, इसमें सिर्फ आपको क्या है कि हाँ ना में आंसर देना होता है, नहीं आपकी भी लिखने की योग्यता का विकास होता है, नहीं आपकी किसी चीज़ के बारे में कितनी जानकारी उसके पता चलता है, नहीं आप किसी चीज़ का वर्णन करने के बारे में पता चलता है, तो इसमें मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ठीक नहीं है। प्रश्न परीक्षा निदानात्मक नहीं होती, निदानात्मक मतलब इसका आप ठीक प्रकार से उपचार नहीं कर सकते, आप इसमें सिर्फ आना में आंसर देते हैं। कुशल व्यक्ति की आवश्यकता, तो कुशल व्यक्ति की आवश्यकता क्यों जरूरी है, तो इनका जब रिजल्ट तैयार करते हैं, इनको प्रश्न निर्माण करते हैं, तो इसके लिए कुशल एवं योग्य व्यक्ति द्वारा ही किया जा सकता है। अगर कुशल व योग्य व्यक्ति नहीं है तो इनका वर्ण विकास नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कौन सा टॉपिक था अभी, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। तो ये प्रश्न आप ध्यान रखना भी काफ़ी बार पूछा जाता है, और ये प्रश्न आपके पेपर 3 के लिए नहीं है, ये जो चौथी यूनिट है आपकी टीचिंग जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए भी प्रॉपर है। आप 3rd पेपर आपके 2 टीचिंग सब्जेक्ट है, उनकी 4th यूनिट है, वो उनकी भी तैयारी इस यूनिट के माध्यम से आपके हो जाती है। तो आपको ये यूनिट पढ़नी बहुत ज़रूरी है, अच्छी तरह इसकी तैयारी करो, क्योंकि एक इस यूनिट की तैयारी से आपके 3 पेपरों की एक यूनिट तैयार हो जाती है। धन्यवाद।